नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे चर्चित प्राइम टाइम का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। भारत में आरक्षण इसलिए शुरू हुआ ताकि देश में और समाज में समानता आए, लेकिन जब समानता के लिए एक देश एक कानून यानी यूसीसी की बात होती है तो कुछ लोगों को मिर्ची लग जाती है। आरक्षण के पक्ष में ताल ठोकने वाले नेता यूसीसी पर दोहरा चरित्र यानी डबल स्टैंडर्ड दिखा देते हैं। कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि यूसीसी के नाम पर कहीं तूफान ना आ जाए। ये वही है जो 370 पे भी कहते थे, ये वही लोग हैं जो 370 हटाने की बात पर भी भूचाल ला रहे थे। लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष को जोरदार झटका भी लग गया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार ने की पार्टी ने यूसीसी के समर्थन में खड़े होकर एक माहौल बना दिया है। लेकिन बड़ा सवाल उन लोगों पर है जो बात बात पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि खुद बाबा साहब यूसीसी लागू करने के बड़े पक्ष में थे। खैर, सियासत अपनी जगह है, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि यूसीसी है क्या? यूसीसी लागू होने पर आपके जीवन पर बदलाव क्या आएगा, इंपैक्ट क्या पड़ेगा, असर क्या पड़ेगा? आज इसका मैं बहुत सरल और बहुत संपूर्ण विश्लेषण भी करूंगा, जिसके बाद आप खुद तय कर पाएंगे कि यूसीसी देश के लिए जरूरी है या नहीं। और सवाल यह भी है कि आखिर विरोध की आवाज सिर्फ एक समुदाय की तरफ से क्यों उठ रही है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। एक देश एक कानून से क्यों है कुछ नेताओं को परहेज? एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूसीसी पर बयान क्या दिया, चौतरफा संग्राम छिड़ गया। जब लॉ कमीशन ने स्पष्ट कहा था कि इसकी आवश्यकता नहीं है और यकीनन अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, ये हमारी पार्टी ने मांग की है कि हमें बताइए कि इसकी क्या आवश्यकता पड़ी थी। इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। वहीं ओवैसी अलग ही आग उगल रहे हैं। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या आप? और प्रधानमंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हिंदू सिविल कोड की बात करना चाह रहे हैं। मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को। हालांकि आम आदमी पार्टी और जेडीयू ने यूसीसी का समर्थन भी कर दिया। सैद्धांतिक रूप से हम इसके समर्थन में हैं। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है कि देश में यूसीसी होनी चाहिए। जनता दल यूसीसी लागू करने के विरुद्ध नहीं है। सभी शेयर होल्डर से, सभी पॉलिटिकल पार्टी से विचार विमर्श करके इसको लागू किया जाना चाहिए। हम ध्रुवीकरण के खिलाफ हैं, हम यूसीसी के खिलाफ हैं। इस बीच एक मौलाना साहब को इसमें डर वाला एंगल भी ले आया और साथ ही जयपुर में नमाज के बाद नमाजियों को यूसीसी के विरोध में खड़े होने के लिए कहा गया। तो मेरी सभी लोगों से, सभी भाइयों से गुजारिश है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को हमें सिरे से खारिज करना है। जो भी भारतीय हो, मुसलमान हो, वो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा है। जो संविधान अभी मौजूद है उसको पूरी तरीके से, उसको मुकम्मल तरीके से मजबूती के साथ उसको नाफिज करने की कोशिश की जाए। उसको लेकिन बड़ा सवाल है कि हमारे संविधान निर्माता जिस कानून के पक्ष में थे उसका विरोध किस एजेंडे के तहत किया जा रहा है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। एक देश तो एक कानून से क्यों परहेज? तो एक देश और एक कानून से परहेज क्यों है? लेकिन यूसीसी की एबीसीडी समझाने वाला विश्लेषण देखिए। यूसीसी है क्या? हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम, यह है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी से होगा क्या? विवाह, डाइवोर्स यानी तलाक, विरासत, गोद लेने यानी अडॉप्शन लेने के नियम एक ही होंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या चाहते थे? डॉक्टर अंबेडकर समान नागरिक कानून के पक्ष में थे और ये एक बार नहीं कई बार बोली गई है बात। बढ़ता हूं मैं आगे। सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है, ये बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। 1985 में शाबानो केस, अनुच्छेद 44 एक डेड लेटर जैसा हो गया है, ये कहा गया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि देश में समान नागरिक कानून जरूरी है 1985 में। फिर आ जाता हूं 10 साल बाद 1995 में क्या कहा गया। सरला मुदगुल केस के अंदर विधायिका यूसीसी लागू करने के लिए कदम उठाए, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था। 2003 में आ जाता हूं, यह इंटरेस्टिंग केस था, जॉन वलमोटम का केस था ये, और अनुच्छेद 44 में तय लक्ष्यों को हासिल करने पर जोर दिया गया। मैं बढ़ता हूं आगे। अब किन देशों में यूसीसी है, इसलिए इस्लामिक देश को देख लेते हैं। इस्लामिक देश को अगर देखें तो सऊदी अरब, टर्की, पाकिस्तान, मिस्र, और अगर अन्य देशों पर हम देखें तो कहां का यूनिफॉर्म सिविल कोड है? अमेरिका, जापान, ये प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं, फ्रांस, जापान, आयरलैंड। तो आप देख सकते हैं इस्लामिक देशों में भी जो चीज है, क्या वो गलत है? इस्लामिक देशों के अंदर इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है, बांग्लादेश भी है, और अन्य देशों में इजराइल और रूस भी है। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो अधिकतर विकसित देशों में यूसीसी है, इस्लामिक देशों में भी यूसीसी है। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल आज का यह है कि अपराध पर कानून एक जैसा तो नागरिक कानून समान क्यों नहीं होने चाहिए? और अगर कुल मिलाकर हम देखें तो जीरो इन भी इसी बात पे होती है। कई पॉलिटिकल पार्टियां सैद्धांतिक रूप से इसीलिए समर्थन दे रही है क्योंकि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी चाहते थे और ये देश के लिए जरूरी है। लेकिन कुछ दलों की, ओवैसी जैसे दलों की, कांग्रेस पार्टी जैसे दलों की मजबूरी हो गई है कि इसको विरोध करना। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। रिजवान अहमद है, जाने माने सामाजिक चिंतक है, पेशे से वकील भी हैं। वारिस पठान है, पेशे से वकील भी है और प्रवक्ता भी हैं। AIMIM के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है अजीज खान, उनका अभिनंदन है। प्रियंका कक्कड़ है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का इस चर्चा में स्वागत है। लेकिन शुरुआत में आपसे करता हूं वारिस पठान, ऐसा क्या तूफान आ जाएगा अगर यूसीसी लागू हो जाता है? भीमराव अंबेडकर साहब ये चाहते थे, इस्लामिक देशों में ये लागू है, तो तकलीफ क्या है आपको और असद ओवैसी साहब को और कांग्रेस को? अमीश भाई, सबसे पहले तो आपको, आप मेरे सारे को पैनलिस्ट को, आपके दर्शकों को और तमाम देशवासियों को ईद उल अजहा की पुरखलूस मुबारकबाद पेश करता हूं। अब बात नंबर 2, यूसीसी की। क्या ज़रूरत है यूसीसी लाने की? अभी 70 साल से ज़्यादा हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए। हमारे पास संविधान है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया है। उस संविधान के अंदर तमाम कानून है जिससे देश चल रहा है। मगर इस वक्त अगर इतना ही इंपॉर्टेंट था यूसीसी लाना जैसा आप बता रहे हो, तो मोदी सरकार 9 साल से सत्ता में क्यों नहीं लाए? बाबा साहब अम्बेडकर ने तो चर्चा के लिए कहा था, इंप्लीमेंटेशन की बात नहीं की थी। अब यूसीसी लाकर जो संविधान के अंदर आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 14 है, 25 है, आर्टिकल 29 अनफेटेड फंडामेंटल राइट की बात करता है माइनॉरिटीज, उसका आप क्या करेंगे? उसको खारिज कर देंगे, खत्म कर देंगे क्या? यूसीसी आप लाने की बात कर रहे हो। देश के अंदर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, HUF, जिसके अंदर सिर्फ हिंदू भाइयों को बेनिफिट मिलती है, मुसलमानों को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता, जिससे सालाना देश को 3000 करोड़ का नुकसान भी हो रहा है। तो क्या आप हमारे हिंदू भाइयों का जो HUF है वो हटा देंगे, एबॉलिश कर देंगे? देश में हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूं अमीश भाई, एक कानून है वहां पर कि अगर वारिस पठान को एक एप्पल का ऑर्चर्ड खरीदना है ना, एग्रीकल्चरल लैंड, तो मैं वहां पर जाकर नहीं खरीद सकता। वो कानून बदल देंगे आप। गुजरात में एक कानून है अमीश भाई, अगर मुसलमान आदमी को हिंदू की जगह पर जाके घर जमीन खरीदना है, मैं वहां पर नहीं खरीद सकता। तो कैसा करेंगे? आप दबाका स्कूल ऑफ थॉट से आप देश को लाएंगे यूसीसी, या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट से चलाएंगे? एक सेकंड, किसी स्कूल ऑफ थॉट से चलाने की जरूरत नहीं है। जैसा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने परिभाषित 10 सेकंड में बात किया, कंप्लीट, उसी हिसाब से चलाने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 1 अमीश भाई, एक सेकंड सर, आपने अपनी बात को 60 सेकंड रखा है, मैं आपको आगे भी मौका दूंगा। लेकिन आपने बोला हिंदू के लिए वो कानून बना हुआ है, फलाने के लिए कानून नहीं बना हुआ, तो हिंदू भी तो इसके दायरे में आएगा। अगर यूसीसी होगा तो हिंदू के लिए अलग और मुसलमान के लिए अलग थोड़ी होगा। और अल्पसंख्यक तो सिख भी है, अल्पसंख्यक तो जैन भी है, अल्पसंख्यक तो बौद्ध भी है, अल्पसंख्यक तो ईसाई भी है। तकलीफ तो नहीं है किसी को, तो एक ही तरफ की तकलीफ क्यों दिखाई दे रही है? और अगर आप बोल रहे हैं कि यूसीसी हिंदू के लिए अलग हो जाएगा, तो सभी के लिए समान रहने वाला है। और आम आदमी पार्टी और उसके साथ साथ जेडीयू
क्यों सिद्धांतिक रूप से कह रही हैं कि सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है? नहीं, जेडीयू क्या कहती है, आम आदमी पार्टी क्या कहती है, इसका मुझे मालूम नहीं। मैं तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने की बात कर रहा हूं अमीश भाई। संविधान में आर्टिकल 29 का आप क्या करेंगे? जो अनफेक्टेड फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं आप उसको हटा देंगे। उसी संविधान में आर्टिकल 44 को आप बचाने की बात कर रहे हो, मगर 14, 25, 26, 29 सबका खात्मा कर देंगे। ये कुछ नहीं। ये अमेरिका में मोदी जी गए ना, वहां पर उनको सवाल किया गया एक जर्नलिस्ट के द्वारा। वहां पर बराक ओबामा ने इंटरव्यू दिया कि देश के अंदर जो हिंदुस्तान में मुसलमानों का एथनिक माइनॉरिटी तकलीफ में है, मुस्लिम माइनॉरिटी के ऊपर ठीक है, गौरव भाटिया से जवाब ले लेते हैं। इसको खत्म नहीं किया गया तो हिंदुस्तान बराक हुसैन ओबामा तक चले गए। इफेक्ट है। ओके, अभी तो गौरव भाटिया ने इसमें जवाब नहीं दिया है। आप बराक हुसैन ओबामा पे चले गए। ओबामा में भी जवाब देंगे और ओसामा पे भी जवाब देंगे, दोनों पे जवाब देंगे। ओके, गौरव भाटिया। सबरीना सिद्दीकी पर भी देखिए अमीर जी, जब मैं आपका अध्ययन सुन रहा था तो आपने कहा कि सरला मुद्गल केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि डेड लेटर हो गया अनुच्छेद 44। सरला मुद्गल केस में ही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान में अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है और शैल शब्द का प्रयोग जब संविधान में होता है इसका मतलब मैंडेटरी होता है कि उसको लागू किया जाए, डायरेक्टरी नहीं होता है। और इसीलिए मैं इतना कहूंगा, ये तो कहते थे कि आर्टिकल 370 भी डेड लेटर है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। असंभव को संभव बना देंगे, नामुमकिन को मुमकिन बना देंगे और जो विरोध करेगा जनता उसका अस्तित्व खत्म कर देगी। मैं आपको वजह बताता हूं क्यों। देखिए, लॉ कमीशन ने सुझाव मांगे, ओवैसी अपने आप को बैरिस्टर बुलाते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, पढ़ते कुरान है और संविधान को ही तार तार करते हैं। कितने सुझाव ओवैसी जी ने, अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने लॉ कमीशन को दिए हैं। अभी 15 दिन बाकी हैं, अभी भी दे दें, नहीं देंगे। और दुख की बात क्या है, क्या कोई महिला, चाहे मुस्लिम हो या और माइनॉरिटी भी है, केवल मुसलमान माइनॉरिटी नहीं है, किसी महिला ने क्या आपत्ति दर्ज करी? अरे कौन महिला चाहेगी कि उसका शौहर 3 और बीवियां रखे? कोई नहीं चाहेगी। और अगर वो अपना जीवन यापन अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं करके करना चाहती है तो ये कौन होते हैं कहने वाले? कौन मर्द है जो कहेगा कि ठीक है मेरी बीवी 4 शौहर रखे, मुझे मंजूर है? कोई है मर्द किसी भी धर्म का हो? नहीं। तो अपने लिए सब अच्छा हो और महिलाओं के लिए बुरा हो। और दूसरी बात जो सबसे अहम है, देखिए अमीर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिनका ये नाम बार बार लेते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट हुई उन्होंने स्वयं कहा यूसीसी आना चाहिए, वो इसके पक्षधर थे। माइनॉरिटी राइट इनको चाहिए संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 29, 30, लेकिन इनको आर्टिकल 44 जवाब ले लेते हैं। बहुत दिक्कत है। जवाब संविधान है भाई, ये वारिस, आप संविधान पर सिलेक्टिव नहीं हो सकते। फलानी चीज सूट करती है तो लूंगा, फलानी चीज सूट नहीं करती तो नहीं लूंगा। यू कांट बी सिलेक्टिव इन कॉन्स्टिट्यूशन। और गौरव भाटिया ने एक रेलिवेंट बात बोली कि यह अधिकार क्यों चाहिए कि 4 शादियां हो पाए, कानून तो एक समान होना चाहिए। देखिए गौरव भाटिया साहब की मैंने बात सुना। गौरव भाटिया, मोदी जी को और बीजेपी को मुसलमान महिलाओं की बहुत चिंता है, जानकर बड़ी खुशी हुई। मैं कहना चाहूँगा बिल्किस बानो भी मुसलमान है, ज़किया जाफरी भी मुसलमान है, और वो जो हिजाबी हमारी बहनें थी जिनको जाकर स्कूल कॉलेज में पढ़ना था वो भी मुसलमान है, उनके भी न्याय की बात करें। बात नंबर 2, आपको मुसलमान महिलाओं की बहुत चिंता है, मगर हमारी 20 लाख से ज़्यादा हिंदू बहनें एबंडेंट, जिनको उनके हस्बैंडों ने छोड़ दिया, डेजर्ट कर दिया वो वृंदावन में, उनकी आप फिक्र क्यों नहीं करते? उनके बारे में चर्चा है। तो खुदगर्ज आदमी निकले, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चर्चा बात नहीं करता। आपने निकाला शादी का। अब बात नंबर 3, इन्होंने कहा 4-4 शादी कर लेते हैं, 5-5 शादी कर लेते हैं। मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपके पास आंकड़ा है जो ये बता रहा है कि एक मुसलमान आदमी ने 4-4 शादियां की? बताइए मुझे आंकड़े, कितने मुसलमानों ने 4 शादी कर ली? मैं बताता हूं। मेरे पास भी आंकड़ा नहीं है, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे नॉन मुस्लिमों में 4 नहीं 5-5 भी किया है। अमीश भाई, राज की बात कह दूं तो जाने महफिल में क्या हो जाए। इशारों को अगर समझो गौरव भाटिया, राज को राज ही रहने दो।
बहुत ये से आप ऐसे लोग बहुत हैं, बड़ी बात बोल 4-5 रहे हैं। फिल्म स्टार ने तो धर्म परिवर्तन मैं उत्तर देता हूं। मुसलमान ठीक है, होकर ठीक है। शादी कर लिया, नहीं मतलब अगर किसी ने 5 करी है, 4 करी है, अब वो सामने नहीं आ रहा तो अब वो बात अलग है। लेकिन गौरव भाटिया, ये कौन से राष्ट्र की बात कर रहे हैं? किया जा रहा है। एक सेकंड, ये कौन से गौरव? एक सेकंड, मेरे साथ सैयद रिजवान भी है, प्रियंका कक्कड़ भी है, मेरे अजीज खान भी है। अच्छा ठीक है गौरव भाटिया, लेट ही हैज अ राइट टू रिप्लाई। आपने एक बड़ा तीर मारा है, तो जवाब तो सुनिए पहले गौरव भाटिया का। किस राष्ट्र की गौरव बात हो रही है? तीर निशाने पे लगा। बड़ा तीर मारा नहीं है, बड़ा तीर मारा नहीं है, उड़ता हुआ तीर अपने अंदर ही लिया है, अपनी छाती में मारा है। मैं वजह बताता हूं। मैंने पूछा इनसे, ओवैसी जी ने कितने सुझाव दिए हैं, इन्होंने उत्तर नहीं दिया। मैंने पूछा कितनी मुस्लिम महिलाएं बाहर आई हैं कि आपत्ति दर्ज करें, इन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं आपको एक बात बताता हूं, बिल्किस बानो हमारी बहन है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इंसाफ इसलिए मिलना चाहिए कि वो भारतीय है, मुस्लिम है। अगर आप कहते हो तो धर्म देखते हो, तो कन्हैया का जब गला काट दिया तो ओवैसी जी कहां थे, कहां छुपे थे, बताएंगे? जब चंदन गुप्ता को मारा गया तो वो भारतीय है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। ओवैसी जी कहां छुपे हुए थे? कहीं छुपा लिया था क्या उनको? सुनिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। बिल्किस बानो को इंसाफ इसलिए मिलेगा, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं। हाँ, धन्यवाद। बिल्किस बानो को इंसाफ इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि वो एक भारतीय नारी है, इसलिए नहीं कि वो एक मुस्लिम है। और मैं आपसे एक बात और कह दूं, आप वारिस भाई, मुझे ऐसा लगता है चरित्रवान व्यक्ति है, एक शादी करके खुश होंगे। अरे हिंदू ने तो कहीं नहीं कहा कि 4 शादियां होनी चाहिए। हमारी पार्टी का तो मत है कि जो अधिकार पुरुष के हों वही महिलाओं के हों। तो आपको इतनी नफरत क्यों है महिलाओं को हक मिले इससे? क्योंकि ट्रिपल तलाक में आपने क्या कहा था जब मोदी जी ने उसे अपराध बनाया? आपने कहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कि मुस्लिम महिलाओं के पास सोचने की शक्ति कम है, और अगर ट्रिपल तलाक खत्म किया गया तो वो मार दी जाएंगी। इतनी घटिया, इतनी धकियानूसी सोच किसी और पार्टी की नहीं होगी। अरे भाई हो गया, आप सुनिए, जवाब तो सुनिए। सवाल करते हो, जवाब नहीं केस को पलट दिया एक विधायक। सवाल किया है, जवाब सुनो। अरे जवाब तब सुनेंगे जब आप पहले मेरी बात सुनोगे। हमने तब भी कहा था कि बहुत ज्यादा संसद में पलट दिया गया वो फैसला। 5 शादियों की, 4 शादियों की महिलाओं की बात हो रही है, पैनल पे एक ही महिला है। अच्छा ये बताइए, आदमी को जेल में डाल मुस्लिम महिला है उनको उनका हक मिलना चाहिए पिता से। ठीक है, मैं रिजवान अहमद के पास जाता हूँ। रिजवान अहमद, मैं 2-3 चीजों को मैं आज जब पढ़ रहा था और कई चीजें मेरे ध्यान में आई, और मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की नहीं बात करता, हाई कोर्ट भी इस देश के बहुत बार बोल चुके हैं। और सैयद अनस अली नदवी साहब जो मौलाना है, वो कहते हैं कि देश में भारतीय मुसलमान जो है वो असुरक्षित महसूस कर रहा है। लेकिन इसी देश के अंदर मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, और मैं इस बात को बहुत माजरत के साथ कह रहा हूं, बहुत बड़ा वर्ग है जो कहता है कि देश मुसलमानों से भी बहुत बड़ा है। यह सिर्फ हिंदू मुसलमान का विषय ही नहीं है यूसीसी, लेकिन इसको एक कौम तक सीमित करने का जो एक कुंठित प्रयास हो रहा है, यह बहुत घातक है। यूसीसी के दायरे में तो सिख, जैन, हिंदू सब आएंगे, ईसाई सब आएंगे। बिल्कुल 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 जी, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। सबको ईद उल हज की लाख लाख मुबारकबाद। सीधे मुद्दे पर आता हूं। वारिस भाई कल भी यही बोल रहे थे कि आर्टिकल 25, आर्टिकल 29, तो आर्टिकल 44 कैसे आ सकता है? बतौर अधिवक्ता, वो भी अधिवक्ता है, वैसे वो मेरी बात समझेंगे नहीं, गौरव समझ जाएंगे। संविधान का कोई भी अनुच्छेद अपने आप को खंडित नहीं करता है, एक दूसरे को खंडित करने के लिए नहीं लिखा गया है। कहने का तात्पर्य यह है, जब संविधान लिखने वाले ने 25 और 29 के साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल में 44 लिखा, तो अमीश भाई क्या लिखने वाले की यह मंशा थी कि जिस दिन 44 लागू हो जाएगा 25 और 29 खत्म हो जाएगा? यह सोचा होगा लिखने वाले ने? नहीं, ये 25 भी एक साथ रहेगा, 29 भी एक साथ रहेगा और 44 भी एक साथ रहेगा। तीनों एक साथ रह सकते हैं एक ही संविधान में। पहली चीज, अभी एक डिबेट हो रहा था, उसमें एक जाहिल ने एक महिला पर टिप्पणी कर दी कि क्योंकि तुम्हारी शादी
बतौर कुरान नहीं हुई है, ये शादी नहीं, ये हराम है। इससे आगे इस मुद्दे पर डिटेल में नहीं जाऊंगा। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि अगर बतौर कुरान शादी नहीं हुई है तो हम उसे शादी नहीं मानते, वो विषय नहीं है। तो यार चोरी करने पर, बलात्कार करने पर, गला काटने पर, कत्ल करने पर जो आदमी सजा काट कर 6 महीने की, 10 साल की, 15 साल की आता है, उसके हिसाब से तो वो सजा भी सजा नहीं है, क्योंकि कुरान में चोरी की सजा हाथ काटना है, बलात्कार की सजा गला काटना है। तो क्या मुसलमान ये मानते हैं कि बलात्कारी अगर 10 साल की सजा काट के आता है तो बतौर इस्लाम उसको सजा मिली ही नहीं? जवाब है वो नहीं मानते हैं। कुरान शरीफ में 29 बार जिक्र आया है स्लेव मैन और स्लेव वुमेन का। कुरान शरीफ में जिक्र आया है कि स्लेव वुमेन के साथ अंडर ए सर्कमस्टांसेस आप इंटरकोर्स कर सकते हैं। सवाल उठता है, क्या आज भारत का मुसलमान इस बात को मानता है? जवाब है नहीं मानता है। बात मैं यह साबित करना चाहता हूं कि कुरान शरीफ की बहुत सी ऐसी आयतें हैं जो आज का मुसलमान, चाहे वो अजीज हो, चाहे वो वारिस हो, चाहे वो रिजवान हो, हम लोग उन आयतों को नहीं मानते हैं। तो ये कहना अपने आप में झूठ है कि मुसलमान सिर्फ कुरान के हिसाब से चल रहा है। मैं फिर बोल रहा हूं, चर्चा यूसीसी पर है। मैं अजीज खान का रुख करता हूं। पॉलिटिकल अरे ये यूसीसी के लिए तो बोल रहा हूं मैं, ये यूसीसी के लिए तो बोल रहा हूं मैं भाई। नहीं, कि वो मुसलमान जो कहता है कि हम सिर्फ शरीयत के हिसाब से चलेंगे, वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला भी नेता हैं और वो भी मुसलमान हैं। वो कहते हैं कि तूफान आ जाएगा। अजीज खान, ये क्यों कहना पड़ा? आपके गठबंधन की पार्टनर है, तूफान आ जाएगा। क्या समाजवादी पार्टी को भी लगता है तूफान आ जाएगा? और आपको लगता है अगर आम आदमी पार्टी यूसीसी के साथ सैद्धांतिक रूप से खड़ी है, जेडीयू यूसीसी के साथ सैद्धांतिक रूप से खड़ी है, तो कहीं आप गलत कतार में तो नहीं खड़े हो गए? देखिए अमीश भाई, मैं देख रहा हूं लगातार जो बहस है वो डाइवर्ट हो रहा है। आखिर इस पूरे बहस में यूसीसी को सिर्फ मुसलमान से क्यों जोड़ा जा रहा है? क्या यूसीसी लागू होने से सिर्फ मुसलमानों पर फर्क पड़ेगा? नहीं, मुसलमानों पर फर्क नहीं पड़ेगा, आम जनता पर फर्क पड़ेगा, सभी धर्मों पर फर्क आएगा। क्योंकि हमारे जो देश की जो खूबसूरती है, इस मुल्क की जो खूबसूरती है, वो आपसी इत्तेहाद है। और वो आपसी इत्तेहाद होने के साथ साथ अलग अलग स्टेट के अलग अलग तरीके से तमाम रूल रेगुलेशन है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि आप यूसीसी को इतना हवा क्यों बना रहे हैं? अगर वाकई में आप लागू करना चाहते हैं, हवा तो विपक्ष ने बना दिया ना। कोई मसौदा जब आप कहते हैं तूफान आएगा, तो ये हवा किसने बनाया? हवा किसने बनाया? यूसीसी आने के बाद मुसलमानों का अधिकार छीने जा रहे, हवा किसने बनाया? क्या कोई सिख बोला? क्या कोई ईसाई बोला? क्या कोई जैन बोला? क्या कोई बौद्ध बोला? नहीं ना, हवा तो नेतागण बना रहे हैं ना। सुन लिए ना सर, अरे सुनिए ना सर, हमारा मानना है कि आप एक ड्राफ्ट बनाइए, सर्वदलीय बैठक करिए, सर्वधर्म बैठक करिए, लोगों से राय मशवरा लीजिए, क्या खराब है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसका एक ड्राफ्ट तैयार करिए। जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो लॉ कमीशन तो वही तो सलाह मांग रहा है। आपने सलाह भेजी क्या? मैं जानना चाह रहा हूं, बड़े बड़े वकील हैं आपके साथ, तो कपिल से भले सलाह भेजी आपने लॉ कमीशन को। वही तो लॉ कमीशन कह रहे हैं, सलाह दीजिए। सुझाव मांगा जा रहा है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि सलाह क्या देनी है। यहां तो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, तो अब तो कोई मामला ही नहीं रह जाता। तो पॉइंट यही है ना। अमीश भाई सुनेंगे नहीं आप? मैं तो सुन रहा हूं आपकी। प्लीज अमीश भाई, अरे भाई सुनिए ना, एक तरफ आप लॉ कमीशन के द्वारा आप कह रहे हैं साहब राय दीजिए, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि साहब लागू होगा। ठीक है, तो क्या लॉ कमीशन जो है वो प्रधानमंत्री से बड़ा हो जाएगा? ये पॉइंट है आपका। ओके, कहां रह गया? ओके, रिजवान अहमद इस पर जवाब देना चाहते हैं। ओके, गौरव भाटिया भी कुछ कहना चाहते हैं। गौरव भाटिया 30 सेकंड रिबटल। गौरव भाटिया आपका रिबटल समाजवादी पार्टी को 30 सेकंड। गौरव भाटिया, देन प्रियंका कक्कड़। ओके, गौरव भाटिया 30 सेकंड रिबटल टू अजीज खान। देखिए एक बात अमीर जी, हमने तो कभी नहीं कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल और केवल एक धर्म विशेष के व्यक्तियों को आहत करने के लिए आ रहा है। अरे आप मुसलमान कुछ हैं यहाँ पे जो कि वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अपने सांसद के बयान, एसटी हसन के बयान को सुने, वो कह रहे थे ये हिंदू कोड बिल है, हिंदू कोड बिल। इसका क्या मतलब है? और मैं आपको बताऊं, ये देश संविधान से चलेगा, कुरान से नहीं चलेगा। और इसलिए बोलता हूं ये बात, प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली है संविधान की, जैसे
हर सांसद ने लिया, हर मंत्री ने लिया है। तो अगर संविधान कहता है कॉमन सिविल कोड आएगा तो वो आएगा और कोई माइका लाल नहीं है जो रोक पाएगा। और एक बड़ी बात बताता हूं, हैदराबाद में अमीश जी, यहां कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज माइनर्स के साथ सऊदी के लोग आते हैं और करते हैं, और 10 साल तक लगातार एक साल निकाह किया, तलाक दिया माइनर्स, और उनके साथ सेक्सुअल संबंध बनाते हैं। अरे कैसे लोग हो तुम लोग कि सगे नहीं हो सकते अपने देश की बच्चियों के लिए, और कहे कम से कम कि हाँ उनको अस्मिता से जीने का हक है। अजीज खान, तो पॉलिटिक्स तो इसके अंदर आपके सांसद लेकर आए, असद ओवैसी लेकर आए, सलमान खुर्शीद लेकर आए, फारूक अब्दुल्ला लेकर आए, बताइए। सर अमीश भाई, आप अपनी नाकामियों को यूसीसी के पीछे क्यों छिपाना चाहते हैं? 9 साल की नाकामियों को, अगर आपको हिम्मत है आपके पास तो आप विकास में चुनाव लड़िए, आप मेट्रो, आप बुलेट ट्रेन पे चुनाव लड़िए, आप स्मार्ट सिटी पर चुनाव, आप यूसीसी को लाके हवा खड़ा कर रहे हैं, कोई विरोध नहीं कर रहा है, आपकी नियत पर विरोध है, आपकी नियत पर विरोध है। मुसलमान नहीं विरोध कर रहा है इसका, आप लाइए ना इसका ड्राफ्ट, आप ड्राफ्ट लाइए, आप ड्राफ्ट नहीं ला रहे। एक सेकंड अजीज खान, एक सेकंड, ओके, ऑल ऑडियोज डाउन, यूसीसी ऑल ऑडियोज डाउन, एक सेकंड, पीसीआर ऑल ऑडियोज डाउन। मैं प्रियंका कक्कड़ आपके पास आता हूं उसके बाद, लेकिन अजीज खान आप कह रहे हैं ड्राफ्ट लेके आइए, ड्राफ्ट लेके आइए, लेकिन ड्राफ्ट अभी आपके पास है नहीं और आपने विरोध करना शुरू कर दिया है। अभी सलाह मशवरा के टाइम पे ही विरोध करना शुरू हो गया है, यानी बच्चा पैदा नहीं हुआ और आप मुंडन करने की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि आपने पहले से ही मन बना रखा है कि हमको इसका विरोध ही करना है? और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं प्रियंका कक्कड़, आपको टारगेट किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने कैसा कर दिया है, सैद्धांतिक रूप से समर्थन क्यों है? जेडीयू ने भी यही करा है, खबर ये आ रही है कि शरद राव पवार भी यही कह रहे हैं कि अभी हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इस पूरे विषय के ऊपर। योर टेक ऑन यूसीसी। सभी को एकादशी की शुभकामनाएं, सभी को ईद मुबारक। पहले तो सबसे पहले गौरव भाटिया जी ने कहा कि विरोध करेगी जनता, जो भी इसका अस्तित्व खत्म करना, जो विरोध करेगी जनता, जो भी विरोध करेगा यूसीसी का, उसका अस्तित्व खत्म कर देगी जनता। ये गौरव जी के शब्द थे। हमने सैद्धांतिक रूप से इसका समर्थन किया और हम खड़े हैं इसके साथ, क्योंकि 44 कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है। पर गौरव जी से पूछ लीजिए, आर्टिकल 371 में ये भी लिखा है कि जिनको स्पेशल स्टेटस मिला है, जैसे मिजोरम, नागालैंड में लैंड के राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि जब तक वहां की विधानसभा अग्री नहीं करेगी तब तक उसमें चेंज नहीं आ सकता। इन्होंने अब आज अभी की न्यूज है, गौरव भाटिया जी को पूछ लीजिए कि इनकी अलायंस है एनडीपीपी नागालैंड में, जिसने विरोध कर दिया है। क्या इनसे अलायंस तोड़ेंगे? पहली चीज। दूसरा, गौरव भाटिया जी वकील हैं, इन्होंने थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की। इन्होंने ये बताया कि आर्टिकल में लिखा है शैल इंप्लीमेंट, लिखा है कि शैल एंडेवर, कि ये इस दिशा में देश जाए, चर्चा हो, ये लिखा है। शैल वर्ड जहां लिखा है वो 39 में लिखा है, जहां कहा है कि जवाब नहीं पूरी, मैं बहुत सारी चीजें आपने बोली, मुझे सारी जवाब देनी है। 39 में लिखा है कि पॉलिसी बनानी होगी कि कोई भी गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाए वो ऐसी हो कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ टॉप 1% में ना हो। 44 में शैल इंप्लीमेंट नहीं लिखा, गौरव जी चेक कर लीजिए। तीसरी चीज, आपने अमेरिका का उदाहरण दिया। अमेरिका एक सुपर पावर है जहां पे हर स्टेट के पास अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो गलत उदाहरण था। चौथी चीज, इनको बहुत चिंता है महिलाओं की, तो यूसीसी जो गोवा में, जिसका ये बहुत नगाड़ा पीटे थे कि बहुत बढ़िया यूसीसी है, वहां पर हिंदू आदमी को 2 शादियां करना अलाउड है, अगर पहली बीवी से बेटा नहीं होता तो उसका क्या होगा। फिर चौथी चीज, ये मिजोरम में, नागालैंड में, गुजरात में स्पेशल स्टेटस है 371 में। 370 के डंके बजाते हैं, 371 में इनका क्या स्टैंड है? इन्होंने जी तो इनसे ये जवाब लीजिए। मैंने और भी इनकी बात, रिजवान को HUF में टैक्स बेनिफिट मिलता है हिंदुओं को। कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं गौरव आऊंगा आपको। रिजवान अहमद 30 सेकंड रिजवान अहमद। हाँ अमीश भाई मोहतरमा जो आपकी हैं, उनको आप बस इतना बताओ कि पहले वो ये स्टडी करें कि यूसीसी में आता क्या क्या है। यूसीसी में पर्सनल लॉज आती हैं, लैंड लॉज के लिए अलग एक्ट और प्रिविलेजेस हैं मैडम। यूसीसी में मैरिज है, डिवोर्स है, गिफ्ट है, गलत जानकारी ना दे, इनहेरेंट है, अडॉप्शन है। सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूं ना, सुन लीजिए, अडॉप्शन है। कौन है? नहीं सुन लीजिए, नहीं सुनना मुझे, बीजेपी को सुनना है, मुझे भाजपा को सुनना है, सवाल उनसे है सर। जो भी नागालैंड, सुन लीजिए मैडम, अरे सुन लीजिए ना, जब आप बोलने की मैं चुप था ना,
तो इतनी तमीज आप में होनी चाहिए ना। जब दूसरा बोल रहा है तो आप चुपचाप सुने, जो ज्ञान आप दूसरों को दे रही थी। भाजपा को बचाने आ गए। चुप रहिए, हमने तो चुप रहिए। आप सर तमीज से बात कीजिए। महिलाओं का सम्मान करना है ना आपको। चुप रहिए, बस पेपर पर सम्मान करना है। बताइए यूसीसी जो गोवा में वो हटेगा कि नहीं? आप कौन है? महिला को भी मेरा सवाल भाजपा से है। चुप रहिए, आप चुप रहिए। एक करके मेरे पास आया था। आप चुप रहिए। आप अपनी टीआरपी बनाने के चक्कर में बंद कीजिए। आपको कोई महत्व नहीं दे रहा। मेरी आपसे बात ही नहीं है, मुझे करनी नहीं आपसे बात। आप कौन है? आप भाजपा से पूछिए एनडीपीपी को अलायंस पार्टी से हटेगी कि नहीं। करिए आप, समझिए आप। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, नो पर्सनल अटैक्स। मैं ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद गौरव भाटिया आपके पास आऊंगा। आप देख रहे हैं आर पार। लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में हालात खराब हो गए हैं। सड़कों से लेकर घरों में सिर्फ पानी का कब्जा नजर आया। और सूरत के बारडोली में पूरी की पूरी सड़क ही पानी के तेज बहाव में बह गई, जिसकी वजह से वहां पर सड़क की जगह तालाब बन गया। जिस सड़क को इलाकों के बीच दूरी कम करने के लिए बनाया जा रहा था, सैलाब में बह जाने से उसने गांव के बीच खाई पैदा कर दी। गनीमत ये रही कि जब ये हादसा हुआ तो उस समय सड़क पर कोई मौजूद नहीं था, जिसके बाद प्रशासन ने वहां पर बैरिकेड लगाकर रास्ते को बंद कर दिया और लोगों से वहां से ना गुजरने की अपील की। इधर महाराष्ट्र के गोंदिया से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक लड़का अपनी साइकिल के साथ पानी की तेज लहरों में बह गया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों से अलग अलग हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से गोंदिया के एक इलाके में एक लड़का अपनी साइकिल समेत नदी में बह गया। सामने आए वीडियो में एक लड़का साइकिल से पुल पार करने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन उफान के आगे उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो साइकिल समेत नदी के किनारे जा पहुंचा। हालांकि उस लड़के ने खुद को पानी के बहाव से रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन लहरों के सामने उसकी एक न चली और वो अपनी साइकिल के साथ बह गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद कई लोग वहां पहुंच गए, जिसके बाद उस लड़के को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। वहीं महाराष्ट्र के ठाणे में भारी बारिश के बाद एक पुलिस थाना तालाब में बदल गया। कुछ ही घंटों में वहां इतनी ज्यादा बारिश हुई कि थाने के अंदर पानी भर गया और पुलिस वाले घुटनों तक भरे पानी के बीच काम करते दिखे। मूसलाधार बारिश के बाद मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के कोने कोने में पानी भर गया। ऐसा लगा जैसे पूरा थाना तालाब बन गया हो। अधिकारियों के केबिन, फरियादियों के बैठने की जगह और कैदियों को रखने वाली जेल के अंदर पानी भर गया। बारिश के बाद थाने के आसपास की सड़कों पर भी हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। उधर खबर है कि अगले 5 दिनों तक केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि गुजरात और गोवा में भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन राज्यों में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और अगले 5 दिनों में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। और इन राज्यों के कई इलाके ऐसे होंगे जहां बेहद भारी बारिश हो सकती है। इस आफत की सबसे ज्यादा संभावना कोंकण और गोवा, गुजरात और अरब सागर से लगने वाले महाराष्ट्र के हिस्सों में होने की है। महाराष्ट्र और गुजरात के कई जिले ऐसे हैं जो पहले से ही बारिश के कारण बेहाल हो चुके हैं। महाराष्ट्र के तो कई बांध भी ऐसे हैं जो लबालब भरे हैं और उन्हें जल्द ही खोलना पड़ेगा। नदियों में बढ़ रहा पानी का स्तर और सड़कों पर जमा हो रहा सैलाब आफत की बड़ी वजह बन चुका है। ऐसे में अगले 5 दिन तक अगर बरसात हुई तो केवल मुसीबत की नहीं बल्कि तबाही की वजह हो सकती है। उधर गुजरात के बोटाद में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए और हालात इतने बिगड़ गए कि सड़क पर गाड़ियों की जगह सिर्फ पानी दौड़ता नजर आया। आसमान से इतनी आफत बरसी कि शहर के बीच बना नाला लबालब भर गया, जिससे नाले के किनारे बने घरों और दुकानों पर खतरा मंडराने लगा। पानी की वजह से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को रास्ता पार करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं प्रशासन लोगों से जरूरत होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की। इस बीच महाराष्ट्र में जारी मूसलाधार बारिश ने वहां के कई शहरों की मुश्किलें बढ़ा दी। महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। वहां के कई शहरों में तो तेज बारिश ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। यही वजह है कि मुंबई और पुणे समेत राज्य के कई शहरों पर आफत आ गई। वहां मूसलाधार बारिश की सबसे ज्यादा मार ठाणे पर पड़ी और वहां तो ऐसी बारिश हुई कि कई इलाके तालाब में बदल गए। परेशानी तब और बढ़ गई जब मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया, जिसके बाद राज्य के मुंबई, ठाणे, विरार और पुणे समेत कई शहरों पर आफत के बादल मंडराने लगे और वहां शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने घंटों तक रुकने का नाम नहीं लिया। ठाणे से आए एक वीडियो में इतनी बारिश दिखी कि सड़कों पर जमा पानी कारों के बोनट तक आ गया। कुछ ऐसा ही हाल राज्य के अलग अलग शहरों का भी दिखा। उधर महाबलेश्वर में तो बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर हाईवे पर आ गया, जिसके बाद महाबलेश्वर से पोलादपुर तक जाने वाला हाईवे बंद करना पड़ा। महाराष्ट्र के ठाणे में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। कई जगहों पर बारिश का पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण वहां सड़क किनारे खड़ा एक भारी भरकम पेड़ जड़ से उखड़ गया।
और बीच सड़क पर गिर गया, जिससे रास्ता बंद हो गया। भारी भरकम पेड़ के उखड़ने से वहां सड़क का कुछ हिस्सा फट गया। ऐसा लगा मानो किसी भूकंप ने वहां जमीन फाड़ दी हो। ठाणे में कुछ ही घंटों में इतनी बारिश हुई कि वहां की सड़कों पर पानी भर गया। भिवंडी इलाके में तो सड़क पर घुटनों से ऊपर तक पानी भरा दिखा। बारिश का पानी कई दुकानों में घुस गया और सड़क किनारे सब्जी बेचने वालों की कई दुकानें तो पानी में डूबी नजर आईं। मूसलाधार बारिश ने शहर की सूरत बदल कर रख दी। उधर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर सड़क पर नाव चलती दिखाई दी और पहली बारिश में ही कांगड़ा की सड़कें पानी में डूब गईं। तस्वीरें ऐसी कि मानो सड़कों पर उफनती नदी का सैलाब टूट पड़ा हो। आदमी से लेकर गाड़ियों तक जहां थे वहीं थम गए, जिसके बाद बारिश से बेहाल लोगों ने सड़कों पर नाव ही उतार दी और सड़क पर गाड़ियों की जगह नाव से सफर करते नजर आए। वहीं मौसम विभाग ने हिमाचल में अगले 3 से 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के सिवनी में लगातार हो रही बारिश की वजह से वैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे उस नदी के बीचों बीच 5 मछुआरे फंस गए, जिनको वहां से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और हेलीकॉप्टर के जरिए उनकी तलाश शुरू की गई। वैनगंगा नदी के चारों तरफ वो हेलीकॉप्टर मंडराता दिखा और उन मछुआरों की तलाश करता दिखा। बताया गया कि वहां रहने वाले मछुआरे उस नदी में मछली पकड़ने का काम करते हैं। वो रोजाना की तरह नदी से मछली पकड़ने गए थे, लेकिन सिवनी में लगातार हो रही बारिश की वजह से वैनगंगा नदी का जलस्तर अचानक इतना बढ़ गया कि उस नदी के बीचों बीच 5 मछुआरे फंस गए, जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया और हेलीकॉप्टर की मदद से उनकी तलाश शुरू की। उधर मध्य प्रदेश के बालाघाट में पानी के तेज बहाव में एक अस्थायी पुल पूरी तरह से बह गया, जिससे 20 गांव के लोगों के सामने बड़ी आफत खड़ी हो गई। 10 महीने पहले बालाघाट में मानकुंवर नदी पर बना पुल पहले ही टूट गया था और अब इसी इलाके में बना अस्थायी पुल भी पानी के तेज बहाव में बह गया। पुल के बहने से 20 गांव के लोग मुश्किल में फंस गए। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों और मरीजों को हुई, क्योंकि शहर जाने के लिए गांव के लोगों के लिए अस्थायी पुल ही एकमात्र जरिया था, जिसे मानकुंवर नदी पर बने पुल के टूटने के बाद बनाया गया था। पूरा का पूरा कनेक्शन बालाघाट मुख्यालय से इनका टूट चुका है। पुल के टूटे जाने के बाद गांव के लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और प्रदर्शन भी किया। में सिर्फ मछुआरे ही नहीं फंसे, बल्कि लगातार हो रही बारिश से वहां के कई इलाकों के हालात खराब हो गए। वहां की सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया, तो वहीं गाड़ियां पानी में पूरी तरह डूबी नजर आईं। और वहां से सामने आई तस्वीरों में चप्पा चप्पा तालाब बना दिखा। सड़कें तो नजर ही नहीं आई, दिखा तो सिर्फ पानी, वो भी इतना कि गाड़ियों की तो सिर्फ छत ही देखने को मिली। सड़कों पर सैलाब बहने लगा। वहां कई इलाकों में पानी इतना भर गया कि दुकानें डूबी हुई नजर आईं। बताया गया कि सिवनी में ये हालात सिर्फ 12 घंटे की बारिश की वजह से बन गए, जबकि मौसम विभाग ने वहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। यानी बारिश इसी तरह होती रही तो वहां हालात और बिगड़ सकते हैं। और गुजरात के जूनागढ़ में आसमान से आफत बरसी और कुछ ही घंटों में ही शहर का एक बड़ा इलाका पानी में डूबता हुआ नजर आया, जिससे लोग परेशान हो गए, क्योंकि कुछ ही घंटों की बारिश के बाद सड़क तालाब में तब्दील हो गई और गाड़ियां पानी में डूबी नजर आई। सड़क पर भरे पानी की वजह से गाड़ियों का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया। एक अंडरपास तो आधा पानी में डूबा नजर आया। कई बार तो गाड़ियों को धक्का मारकर पानी से बाहर करना पड़ा और कई लोग अपने मोटरसाइकिल से उतरकर अपनी गाड़ी को खींचते नजर आए। गुजरात के कई जिलों में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 24 घंटे में हुई भीषण बारिश ने कई गांवों को बाढ़ में डुबो दिया। बारिश के बाद नर्मदा समेत कई नदियां उफान पर है। बारिश और बाढ़ का पानी गांव की सड़कों, खेतों, लोगों के घरों में भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। घरों के अंदर बाढ़ का पानी घुसने से कपड़े और अनाज पूरी तरह भीग गए। नरसिंहपुर के कई गांवों में बाढ़ का मटमैला पानी सैलाब की तरह बहता दिखा। बाढ़ में फंसी एक बुजुर्ग महिला कमर के ऊपर तक भर चुके पानी में सड़क पार करती दिखी। कुछ जगहों पर सड़क पर खड़ी गाड़ियों के टायर पानी में डूबे नजर आए। मौसम विभाग ने बताया कि 24 घंटे में नरसिंहपुर में 8.58 इंच पानी बरस गया, जिससे हालात बिगड़ गए। करेली नरसिंहपुर रेलवे ट्रैक पर मिट्टी में कटाव हो गया, जिससे ट्रेनों की आवाजाही रोकनी पड़ी। शेरबेलखेड़ी और झामर में पुलों के ऊपर से पानी बहने लगा, जिससे दोनों तरफ ट्रैफिक जाम लग गया। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में निगरानी बढ़ा दी और आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमों को अलर्ट कर दिया। इस बीच छत्तीसगढ़ के दुर्ग से चौंकाने वाला एक वीडियो भी सामने आया है। यहाँ पर करोड़ों रुपए का निर्माणाधीन ओवरब्रिज भरभरा कर शिवनाथ नदी में गिर गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन ओवरब्रिज का स्ट्रक्चर गिरने से लोग दहशत में आ गए और लोग अपनी जान बचाने के लिए नदी से दूर हट गए। वहीं ओवरब्रिज के स्ट्रक्चर गिरने का जो वीडियो सामने आया, उसे देखकर तो यही लगता है कि ओवरब्रिज को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था वह मजबूत नहीं होगा, जिसकी वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा और स्ट्रक्चर भरभरा कर नदी में गिर गया। बताया गया कि पुल का निर्माण 11 नवंबर 2020 को शुरू हुआ था और 16 महीने यानी कि 11 अप्रैल
2022 को इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी काम जारी था। उधर भारी बारिश और आंधी की वजह से बिहार के वैशाली में वेलकम बैक। आप देख रहे हैं व्यूअर्स आर पार, देश का प्राइम टाइम का सबसे बड़ा कार्यक्रम। लेकिन इस समय की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, शरद राव पवार ने यूसीसी पर अपना पहला स्टेटमेंट जारी किया है। यूसीसी पर शरद पवार ने कहा है, और क्या बोले शरद पवार, पूरी जानकारी के बाद ही तय होगा रुख, यानी पूरी जानकारी के बाद तय होगा। सभी धर्मों की राय जानना जरूरी है, यानी सिरे से नकारा नहीं है। यानी अभी तक शरद पवार ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, यानी विरोध नहीं किया है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम इसका सरेआम विरोध करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी हम इस पर मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे और पूरी जानकारी के बाद रुख तय होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है अपने आप में, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए ये इस समय की बहुत बड़ी खबर है। पहले यूसीसी के पर सैद्धांतिक समर्थन आम आदमी पार्टी का, फिर खुला समर्थन आया जेडीयू का, और अब एनसीपी भी विचार कर रही है। यह बड़ी बात है, यह सबसे बड़ा बयान है। पूरी जानकारी के बाद तय होगा रुख। गौरव भाटिया, यूसीसी के मुद्दे पर शरद राव पवार का बयान आ गया है। देखिए, शरद जी ने जो कहा है या आपने बात करी कि जेडीयू भी समर्थन कर रही है, स्वागत योग्य है, क्योंकि संविधान की मूल भावना यही है। लेकिन यहां पे मैं सुन रहा था, अराजक अपराध पार्टी की प्रवक्ता बोले जा रही थी, अरविंद केजरीवाल तो वो नेता हैं जो अगर कहते हैं जाओ बाएं तो मतलब वो जाएंगे दाएं, एनडीपीपी से अलायंस तोड़ेंगे। स्पष्टता ही नहीं बीच है। में नहीं, वो आपके बीच में नहीं बोले, 4 सेकंड में बोल ले, फिर आप तो आप नेम कॉलिंग बिना बात कीजिए। शांत। महाभ्रष्टाचार पार्टी, बताइए एनडीपीपी से अलायंस तोड़ेंगे? शांत कराइए। तो आप भी अपने शब्दों का चयन ठीक रखिए। आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। शांत कराइए, शांत। अमित जी, आप रेगुलेट करिए डिबेट, मैं अपने समय में अपनी बात रखूंगा। मैं तो उनको भी निवेदन कर रहा हूं, आप अपनी ओके 40 सेकंड। गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। धन्यवाद। देखिए, मैंने इनकी बात बड़ी ध्यान से सुनी। कहा जाता है ना, कम जानकारी जो है बहुत खतरनाक होती है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को लगता है कम जानकारी है थोड़ी संविधान और कानून की। मैं बता देता हूं, मेरा वक्तव्य चला लीजिएगा। मैंने कहा अनुच्छेद 44 शैल शब्द का इस्तेमाल करता है, और लीगल पार्लेंस में, कोर्ट में, शैल का मतलब है मैंडेटरी और मे का मतलब है डायरेक्टरी, मतलब आना है और विचार विमर्श से आना है, एंडेवर। तो इन्होंने एंडेवर का शांत। अमित जी शांत। 39 पढ़िए साथ में। शांत। दूसरी बात इन्होंने कही, अनपढ़ों की पार्टी ओछी हरकतें और आपको भी ना बोले। आप ये नई नहीं आई हैं क्या? ये इनकी पहली डिबेट है क्या अमीर जी? ये पहली डिबेट है। बदतमीजी चुपचाप सुननी है। चिल्ला क्यों रही है? नहीं तो इनको अमीर जी क्यों पहली डिबेट पे ऐसे आपने बुलाया जब आपको पता था ये हल्की एक प्रवक्ता है? आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, कई कार्यक्रमों सुनी नहीं पा रही हो। कोई बात नहीं, आप ध्यान नहीं दे रहे क्या हो रहा है न्यूज में। एनडीपीपी आपको छोड़ के चली गई, आप छोड़ के नहीं गई, आपका समर्थन नहीं कर रही। आप क्या करेंगे? अलायंस तोड़ेंगे? अच्छा ठीक है, गौरव भाटिया, आप अपनी बात को संपूर्ण करिए, कंप्लीट करिए, देन मैं आपको मौका दूंगा। रिजवान, वारिस पठान और अजीज खान तीनों इंतजार कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं है जैसे आम आदमी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था शरद पवार, लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी हैं, बैठ गए उनके साथ उनकी गोदी में जाके। कॉनरेड शर्मा, हम तो कह रहे सिद्धांत पे समझौता नहीं होगा। शांत 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 शांत। उत्तर सुनिए, बदतमीजी मत करिए। हिमंत बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, शांत कराइए। अमीर जी, गलत बात है, प्लीज। अगर आप सोचते हैं स्टूडियो में ऐसी अशिक्षित प्रवक्ता को बुला के हेकलिंग करेंगे, ये सही नहीं है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि हमारे एलाय हैं। अरे शांत हो जाइए मैडम, गुस्सा थूक दीजिए, डांट पड़ी है क्या? एनडीपीपी से अलायंस तोड़ेंगे? आप भी शांत हो जाइए 30 सेकंड के लिए, उनकी बात सुन लीजिए। गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। सुनना ही नहीं चाहती है। धन्यवाद। इन्होंने कहा हमारे एक एलाय हैं जो कह रहे हैं कि वो यूसीसी का जो हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे उसका विरोध करेंगे। यही इनका प्रश्न है। मैं बिल्कुल स्पष्ट एक बात कह दूं, अगर किसी का एक सोच है, हमें बातचीत करना आता है, लेकिन संविधान कहता है यूसीसी आना है तो आएगा। शरद पवार
और लालू प्रसाद यादव को भ्रष्ट कह के उनकी गोदी में जो बैठ गए थे वो है अरविंद केजरीवाल। दूसरी बात बड़ी अहम करने जा रहा हूं, आपको पता है योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में, पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड में, गुजरात में, असम में हम लोगों ने एक कमेटी बनाई कि जो है वहां यूसीसी लागू हो। अरविंद केजरीवाल में हिम्मत है, समर्थन कर रहे, बनाए कमेटी और कर दे लागू, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। आप देखिए शेड्यूल 7 है संविधान का, उसकी कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, दम है लागू करे। बातें करेंगे, दिखाएंगे दांत और खाएंगे और, अरे मुंह में दांत नहीं अखरोट दबाओगे टूट जाएगा जबड़ा, समझ लो। ठीक है, जवाब प्रियंका का कट 40 सेकंड। I don't know, maybe the legal fraternity has to rethink about designating whatever. मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ, उन्होंने किया तो ठीक है, उनको भी रोका, उनको वो करें तो ठीक है, आप करें। सुनिए चुपचाप, सुनिए आप सुनिए, की बात आप सुनिए चुपचाप, बीच में आप बोल रहे हैं, आप ठीक है, आप ठीक है, आप करें तो ठीक है, चुप रहिए, सुनिए, 11 रुपए टेप लगाइए, सुनिए, दूसरों को सुनिए। मन की बात नहीं करते, खाली डेमोक्रेसी में चर्चा करते हैं, सीखेंगे अब, आप सुनेंगे। अब क्या हुआ, ये बोलते रहेंगे बीच में, आप कुछ नहीं कहेंगे इनको, गौरव कुछ नहीं कहेंगे, अब बोलिए इनको, चुप रहे, वॉल्यूम बंद कीजिए इनका, ऑडियो डाउन कीजिए, ऑडियो डाउन कीजिए इनका, आप बकवास बंद करें, चुप रहिए, सुनिए, अपने इनका ऑडियो डाउन कीजिए। अरे 11 रुपए के दिहाड़ी प्रवक्ता यहाँ पे आके ज्ञान देंगे लीगल फ्रेटर्निटी क्या कहते हैं। 2 बार सेक्रेटरी रहा, हो गया, ठीक है, हो गया। आप मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते, चवन्नी की औकात है आपकी। अब सुनिए चुपचाप, दोनों तरफ से ये चवन्नी की औकात वाले इंसान का ऑडियो नीचे कीजिए। अनिल जी कौन है ये? चुप रहिए, आप कौन है? चुप रहिए, सुनिए क्या कह रहे हैं, आपको सुनिए, आप बीच में बोलते रहेंगे क्या? 11 रुपए की दिहाड़ी लेके औकात वाले हैं आप भी सम्मानित प्रवक्ता है, वो भी सम्मानित प्रवक्ता है, वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के। तो क्या हुआ वरिष्ठ है, तो ऐसे बात, ये वरिष्ठों की लैंग्वेज है। मैं सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन से लाइव टीवी पे बोल रही हूँ, उनको सस्पेंड कीजिए, इनका गाउन वापस लीजिए, ये इनकी लैंग्वेज सुनिए, इनकी लैंग्वेज सुनिए, एक केस इनका गाउन वापस लेना चाहिए, ये है ही नहीं इस लायक। एक केस आप क्यों नहीं किया है? सुनिए, चपरासी से बदतर हो, चपरासी से बदतर हो अरविंद केजरीवाल अपने झूठे बार एसोसिएशन है रिक्वेस्टिंग वारिस पठान करेंगी, आता जाता कुछ है नहीं। अच्छा एक सेकंड, प्रियंका जी शांत। ओके वारिस ओके, यही एक सेकंड, प्रियंका कक्कड़ शांत। ओके वारिस पठान ऑन स्क्रीन। वारिस पठान, मेरा मूल सवाल आपसे यही है, क्या आपको लगता है कि शरद राव पवार भी ये कह रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि आप इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से देख रहे हैं, बाकी कोई और नहीं? देखिए, गौरव भाटिया साहब ने कहा कि वारिस पठान, ओवैसी, यादव, अखिलेश ये लॉ कमीशन को सुझाव क्यों नहीं देते, क्यों उनके पास रिप्लाई नहीं डालते। तो और कल ये एक चैनल पे बैठे थे मेरे साथ और गौरव भाटिया ने कहा लॉ कमीशन का क्या है, क्या वो संविधान के ऊपर है? अरे लॉ कमीशन ने ही तो कहा था 2018 में कि यूसीसी लाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये चिट भी मेरी, पट भी मेरी। यानी अगर लॉ कमीशन ने अभी भी अगर ये कह दिया कि यूसीसी लाने की जरूरत नहीं है, तो भाजपा तो अपनी मन मर्जी करने वाली है। कल आपने कहा था, झूठ नहीं बोलना, आपने कहा था लॉ कमीशन की क्या वैल्यू है, तो फिर सुझाव दे। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने टाइम मांगा है ना 6 महीने वारिस पठान, एक सरल सवाल का जवाब दीजिए, एक सरल सवाल का जवाब दीजिए, इसमें मुसलमान टारगेट क्यों कैसे हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं? एक सरल सवाल का जवाब दीजिए, मुसलमान टारगेट और क्यों हो रहे हैं जो असद ओवैसी ने बोला? हाउ? सिख क्यों नहीं टारगेट हो रहा, जैन क्यों नहीं टारगेट हो रहा, बौद्ध क्यों नहीं टारगेट हो रहा, क्रिश्चियन क्यों नहीं टारगेट हो रहा? आपकी पॉलिटिक्स उसमें चलती है। हिंदू वारिस जी, हिंदू सिविल कोड लाने की तैयारी हो रही है। इनकी जो मालाफाइड इंटेंशंस है ना, बीजेपी की नियतों के अंदर जो खोट है ना, वो पूरा देश देख रहा है। इनकी खोट, इनका टारगेट, जेडीयू की नियत में भी खोट है, आम आदमी पार्टी की भी नियत में खोट है, शरद पवार की भी नियत में खोट है। हो सकता है। अरे ये तीनों का आपने नाम लिया, बराबर है। जेडीयू, आम आदमी पार्टी, शरद पवार, क्या है इनकी वैल्यू? चलिए बताइए। आर्टिकल 370 जब लागू हुआ था तब तो आम आदमी पार्टी ने लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह में उसका समर्थन कर दिया। जेडीयू का क्या है? अरे नीतीश कुमार, बीजेपी। सुनिए सर साहब,
अरे ये नीतीश कुमार लोग बना दिए 17-18 आदमी की एक गठबंधन, नीतीश कुमार बीजेपी के बल के ऊपर तो बन गए थे चीफ मिनिस्टर, अब उनको लात मार के चले गए इधर, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे। 2002 का जब गोधरा के अंदर ट्रेन का हादसा होगा, नीतीश कुमार तो रेलवे मंत्री थे, डिजाइन किए थे क्या? अरे तो इनकी बात छोड़ो ना, शरद पवार का क्या बोलना, सुबह 5 बजे फडणवीस के साथ चले गए, अजीत पवार जाके शपथ ले लिए थे। कल देवेंद्र फडणवीस जी ने ओपन बोला कि हाँ शरद पवार ने बोला था जाओ कर लो, सरकार बना दो। तो ये मैं इन लोग की बात नहीं करना चाहता, मैं अपनी बात रखता हूं, अपनी पार्टी की बात रखता हूं। अमीश भाई, कायदा कानून संविधान की बात रखता हूं, संविधान में आर्टिकल 29 साफ लिख के बता रहा है, साफ प्लुरलिज्म और डिवर्सिटी। गुजरात में हमारे 5 हमारे एमएलए हैं, हमारा मेयर है मध्य प्रदेश में, काफी ओवैसी की पार्टी पूछ रही है, मुझे खाली ओवैसी की पार्टी पूछ रही है। कोई बात नहीं, मुझे आपको ये बताना है कि 2018 से लेकर अब तक क्या हुआ, क्यों ये लॉ कमीशन की बात से पलट गई है बीजेपी, क्योंकि 2018 से लेकर अब तक 31 लेजिस्लेटिव असेंबली में चुनाव हुए, जहां पे 20 जगह हार गई है बीजेपी। अब क्या 2018 से बीजेपी आ रही है, ये थोड़ी रेलेवेंट नहीं लग रही बात, लेकिन फिर भी आपने बोली है। मैं रिजवान अहमद और अजीज खान का रुख करता हूं। रिजवान अहमद, आपके पास है 50 सेकंड, अब अपनी बात को रखिए। क्या आपको लगता है पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस हो रही है, और जो बात बार बार मुस्लिम्स को टारगेट करने की कर रहे हैं, डू यू थिंक इट इज एब्सर्ड? इट इज एब्सर्ड, आई एम यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग वर्ड। रिजवान अहमद ओनली। अब भैया बीच में कोई ना बोले, कोई नहीं बोल रहा, आप अपनी बात को रखिए। जेडीयू के बयान के बाद जो प्रोग्रेसिव अलायंस के कन्वीनर बनने जा रहे थे, तो पटना की मीटिंग की तो हवा निकल गई। अब पूरे जितने स्टेज पे खड़े थे वो तय करें कि यूसीसी का विरोध है या नहीं है। पहली बात, अजीज भाई ने बोला ये गुलदस्ता है, यहां पर सब अपना अपना मजहब पर चलेंगे। जी बिल्कुल चलेंगे, नमाज पढ़ो, मंदिर जाओ, गिरजाघर जाओ, सब करो, तीरथ पर जाओ, हज करो, लेकिन उस गुलदस्ते के नाम पर अजीज भाई ये अधिकार नहीं मिलेगा कि चिट्ठी लिख के बीवी को भेज दो कि जा मैंने तुझे तलाक दिया। ये अधिकार नहीं मिलेगा। ये अधिकार नहीं मिलेगा कि बिना कोई सफाई दिए उसी घर में तुम दूसरी या तीसरी बीवी ले आओ। गुलदस्ते के नाम पर यह अधिकार नहीं मिलेगा। गुलदस्ते के नाम पर यह अधिकार नहीं मिलेगा कि बेटी को कुछ मत दो, और क्योंकि उसके लिए कोई कानून नहीं है, वो कोर्ट भी नहीं जा सकती अपना आधा हिस्सा मांगने के लिए, तो गुलदस्ते के नाम पर यह गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अगर गुलदस्ता बनाना है तो पूरा गुलदस्ता बनाओ, उसमें इतने कांटे हैं कि वो गुलदस्ता फूलों का नहीं है, वो कांटों का गुलदस्ता है। जवाब अजीज खान, जवाब। ये कांटों का गुलदस्ता आप आगे लेके चलने की बात कर रहे हैं अजीज? मैं रिजवान की क्या जवाब दूं इनके सवाल का? ये तो हिंदू मुसलमान के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। मैं इनसे 2-3 सवाल मेरा है, ये कोई 10 नाम मुसलमानों का बता दे। हंसिए नहीं, ये अमीर जी भी इन्हीं से बात करिए आप। ये क्या है, आदमी गलत आदमी बैठा है, आप कंप्लीट करने दीजिए। दे दो, आप हंस रहे हैं, दे दो, सुनिए मेरी बात। जाओ तुम्हें तलाक दिया, अजीब आदमी है, चिट्ठी भेज दो, आप इन्हीं से बात करिए। हम बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? ये है तुम्हारा गुलदस्ता। नो अजीज खान, गुलदस्ता है तुम्हारा। एक सेकंड, रिजवान आपकी टर्न में वो नहीं बोले, आप लेट हिम, ही हैज अ राइट टू रिप्लाई, ही हैज अ राइट टू रिप्लाई। ओके अजीज खान 40 सेकंड रिप्लाई। अरे वो रिप्लाई कर रहे हैं सर, एक बात, वो लेट हिम रिजवान अहमद शांत रहिए। अरे भाई अजीज खान बोले, सवाल का जो रिजवान ने बात बोली उसको आप फैक्ट के साथ काउंटर करिए ना। सर मैं आ रहा हूं। जी सर। सर मैं आ रहा हूं, मेरी बात सुन ले। ये कोई 10 मुसलमान का नाम बता दे जिसने 4 शादी की हुई या 3 शादी की हुई। पहला चैलेंज है मेरा, अगर ये चैलेंज स्वीकार कर ले, ये चैनल पर बता दे, मैं आज से राजनीति छोड़ दूंगा। पहला सवाल मैं जानना चाहता हूं कि जब चुनाव नजदीक आ गया तो बीजेपी यूसीसी के पीछे क्यों छिपना चाहती है? यूसीसी के पीछे चाहे जितना छिपने का प्रयास करे, लेकिन अब जनता जान चुकी है वो डेवलपमेंट की बात करना चाहती है। ठीक है, वो ठीक है रिजवान अहमद, आपने बात करें 10 सेकंड शांति के साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? नो के सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, नो के सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। कंप्लीट करने दीजिए। आपने नो के सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, चिल्लाइए नहीं, चिट्ठी लिख के दे रहे हो, नो के सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। अरे भाई चिल्ला रहे हैं आप, वो अपनी बात को रख रहे हैं ना, 10 सेकंड का है ना उनका। आपने उनसे चैलेंज करा, आपने अजीज भाई आपने चैलेंज करा कि वो 10 केस बताएं ना, 9 केस चल रहे हैं, मैं शांति से बैठा हूं, बता देना।
यू चैलेंज नाम बताइए, 10 नाम बताइए, 10 के डाइवोर्स देने के चैलेंज है, राजवी छोड़ दूंगा, 10 नाम बताइए। जहां चिट्ठी लिख के डाइवोर्स दिया गया है, 10 नाम, जहां चिट्ठी लिख के डाइवोर्स दिया गया है, जहां बताइए ना, जाओ बेनजीर का नाम देखो, जाओ शाइस्ता का नाम देखो, बहुत ही जाहिल आदमी हो तुम, जाओ बेनजीर हिना का नाम देखो जी। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण खबर, और वो खबर ये है, अब मैं आपको हिंदुओं के सहिष्णुता का परिचय देने जा रहा हूं। बीते दिनों में रिलीज हुई फिल्म आदि पुरुष के कुछ डायलॉग्स और ट्रीटमेंट से देश में नाराजगी है, वो बेहुदे हैं ऐसा कहा जा रहा है। इसके तहत इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस फिल्म को बैन करने के लिए याचिकाएं दायर कर दी गई। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जो कहा, आज आपको उसे जरूर सुनना चाहिए और समझना चाहिए, इसलिए रिकॉर्ड का बटन ऑन करिए। हाई कोर्ट ने क्या कहा आपको मैं बताता हूं। आप नई पीढ़ी को क्या सिखाना चाहते हैं? कोर्ट ने कहा कि आप लोग धार्मिक ग्रंथों को बख्श दीजिए, किसी भी धर्म के बारे में गलत तरह से मत दिखाइए। कोर्ट ने जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण टिप्पणी करी वो बहुत जरूरी है। अगर कुरान पर डॉक्यूमेंट्री बनाते तो फिर देखते क्या होता। यानी अब तो ऑनरेबल हाई कोर्ट भी कह रहा है कि हिंदुओं ने शांति से काम लिया, यानी लोगों की भावनाएं आहत जरूर हुई, लेकिन विरोध का रास्ता अदालत के जरिए ही तलाशा गया। सड़क पर ना कोई हंगामा हुआ, ना ही हिंसा का तांडव हुआ, ना ही गर्दन कटने के नारे लगे। अयोध्या में राम मंदिर से लेकर आदि पुरुष पर बैन की मांग तक हिंदुओं ने हमेशा संविधान द्वारा संचालित अदालत का दरवाजा खटखटाया है, और यह इतिहास है। दुनिया भर में 55 से ज्यादा इस्लामिक देश हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र तो एक भी नहीं है। सिर्फ भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। इसके बावजूद हिंदू सहिष्णुता की मिसाल है, क्योंकि हमने वो दौर भी देखा है जब नुपुर शर्मा के एक बयान से उनका सार्वजनिक जीवन छीन लिया गया। उदयपुर में कन्हैयालाल साहू से उसकी गर्दन छिन गई, कोल्हापुर में उमेश कोले की जिंदगी छिन गई, गर्दनें कट गई। और यहां मैं साफ कर दूं कि मैं नुपुर शर्मा के बयान का कतई समर्थक नहीं हूं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर उनके बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई थी तो पुलिस और अदालतें तब भी थी, आज भी है। लेकिन तब क्या हुआ था यह पूरे देश ने देखा है। लेकिन क्या सहिष्णु होने की जिम्मेदारी किसी एक ही की है, सभी की नहीं है? मुंबई में एक सोसाइटी की खबर बड़ी वायरल हो रही है, जहां बेसमेंट में कुर्बानी के लिए लाए गए 60 बकरों को रखा गया था। ये 2 बकरों की कहानी नहीं है, 60 की कहानी है। गैर मुस्लिमों ने इसका विरोध किया, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। इस सोसाइटी में मुस्लिम परिवारों की संख्या ज्यादा है, बहुसंख्यक है। परेशान होकर गैर मुस्लिम परिवारों ने हाईकोर्ट में अपील दायर करी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सोसाइटी से तुरंत बकरों को हटाने का आदेश जारी कर दिया। एक बार फिर समझिए, लोगों की भावनाओं का सम्मान किए बिना बकरे सोसाइटी में रखे गए थे, लेकिन जो वर्ग परेशान हुआ उसने शांतिपूर्वक कोर्ट जाने का रास्ता चुना। सहिष्णुता किसे कहते हैं? हर साल वाटर फ्री होली और ग्रीन दिवाली वाला ज्ञान दिया जाता है, पर्यावरण की दुहाई दी जाती है, बीमारियों का हवाला दिया जाता है, लेकिन कहीं कोई प्रदर्शन नहीं होता, हिंसा नहीं होती। लेकिन वेगन ईद का तो जिक्र करने से भी लोग कतरा जाते हैं। हिंदुओं की सहिष्णुता का उदाहरण यह भी है कि हम दशकों से क्रूर मुगलों और आक्रांताओं के नाम पर सड़कों के नाम झेल रहे हैं। कहीं कोई विरोध नहीं हुआ, हंगामा नहीं हुआ। हालांकि सुकून की बात यह है कि दिल्ली को औरंगजेब के नाम से हमेशा के लिए मुक्ति जरूर मिल गई, क्योंकि औरंगजेब रोड अब जहां डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की रोड है वो हो गया। अगली बार जब आप किसी को यह कहते सुने ना कि भारत में डर लग रहा है, यहां डर का माहौल है, या इनटॉलरेंस का शब्द सुने कोट एंड कोट, तो उन्हें यूरोपियन देशों की वो तस्वीरें जरूर दिखाइएगा जिन्हें देखकर पता चलता है कि इराक और सीरिया के शरणार्थियों ने वहां के लोगों का कैसे जीना मुश्किल कर दिया है। इस संवाद का निचोड़ यह है कि देश के बहुसंख्यक हिंदू बड़े भाई की तरह सहिष्णुता के साथ रहते आए हैं, लेकिन एजेंडे के तहत बीते 9 साल से देश में इनटॉलरेंस की कहानी रची गई, जो कि सत्य और तथ्य से बिल्कुल
विपरीत है और इस विपरीत सत्य को आपके समक्ष लाना बेहद जरूरी है। इसीलिए आज जो हाई कोर्ट की टिप्पणी है उससे यह कहानी जरूर निकल के आई। फिलहाल इतना ही।